जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे ग्रामीण समाज या गांव के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाज शास्त्र के साथ साथ समाज शास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लीजिए, जिससे जो भी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करिए और घंटी वाला या बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस करिए, जिससे मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपके पास तक कंटिन्यू पहुंचते रहें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि गांव की कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी समाज की प्रकृति को समझने के लिए उसकी सामाजिक संरचना को जानना अति आवश्यक होता है। अगर हम लोग मानव समुदाय की बात करें तो मानव समुदाय को जनसंख्यात्मक और सामाजिक संरचना की दृष्टि से मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी जो मानव समुदाय है उसको बेसिकली हम लोग दो बड़े वर्ग में, दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से एक को हम लोग ग्रामीण समुदाय कहते हैं और दूसरे को हम लोग नगरीय समुदाय के नाम से जानते हैं। यानी आपके समझने के लिए हम बताना चाहेंगे कि जो ह्यूमन सोसाइटी है या जो मानव कम्युनिटी है उसको मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जनसंख्या की दृष्टि से और सामाजिक संरचना की दृष्टि से। अगर हम इसको वर्गीकृत करेंगे तो एक छोर पर ग्रामीण समुदाय आता है और दूसरे छोर पर, दूसरे भाग में हम नगरीय समुदाय को रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण समुदाय या गांव के बारे में चर्चा करेंगे। गांव जो है वो समुदाय के सरलतम प्रकारों में आता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जब प्रारंभिक अवस्था में घुमंतु जीवन से निकल करके अस्थायी जीवन में प्रवेश किया तो उस समय जो है वो गांव की स्थापना हुई। यानी जो ग्रामीण समुदाय है या जो गांव है वो समुदाय का सबसे सरल स्वरूप है और जो समुदाय या जो गांव की जो उत्पत्ति है, उसका जो विकास है, उसका जो उद्भव है वो उस समय से है जब मानव प्रारंभिक अवस्था में, जंगली अवस्था में खानाबदोशी जीवन व्यतीत करता था। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम करके अपना जीवन व्यतीत करता था। तो जब खेती करना शुरू किया और एक जगह पर अस्थायी रूप से निवास करना, बसना शुरू किया, तो उस समय से ये जो है वो गांव की या ग्रामीण समुदाय की उत्पत्ति हुई या उसका उद्विकास माना जाता है। अगर हम लोग गांव की परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो साधारण रूप में गांव एक बहुत सरल शब्द समझा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसे परिभाषित करना एक कठिन कार्य। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार गांव का जो तात्पर्य है वो किसानों की बस्तियों से लिया जाता है, जबकि दूसरे जो विद्वान हैं वो उनके विचार में व्यक्तियों का वह समूह जो प्राथमिक संबंधों के द्वारा बंधा होता है और खेती के द्वारा अपनी आजीविका उपार्जित करता है, उसे गांव कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो विद्वानों के जो मत हैं, सामाजिक वैज्ञानिकों के जो दृष्टिकोण हैं, उसमें भिन्नता पाई जा रही है, उसमें अंतर पाया जा रहा है। कुछ विद्वान जो हैं वो किसानों की बस्तियों को गांव से संबोधित कर रहे हैं, जबकि कुछ विद्वान जो हैं वो गांव को एक ऐसे क्षेत्र से संबंधित कर रहे हैं जहाँ पर खेती के द्वारा आजीविका उपार्जित की जाती है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने जनसंख्या घनत्व के आधार पर गांव को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि जिस स्थान पर 3000 या उससे कम लोग निवास करते हैं उसे हम लोग गांव कह सकते हैं। यानी
मानव निवास का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 3000 या उससे कम की जनसंख्या पाई जाती है, उसे हम लोग गांव से संबोधित करते हैं या उसको गांव कहा जा सकता है। विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं, जो दृष्टिकोण हैं, उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि के.एल. श्रीवास्तव एक समाज वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है रूरल इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने गांव के बारे में अपने विचार को व्यक्त करते हुए लिखा है कि गांव वह क्षेत्र है जहां लोग कृषि उद्योग में लगे हुए होते हैं। इसी तरह से मैरिल और एलरिज जिनकी जो पुस्तक है कल्चर ऑफ सोसाइटी, इस पुस्तक में उन्होंने गांव के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं का समावेश होता है जो एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं और प्राथमिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो इस तरह से अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो ग्रामीण समाज या ग्रामीण समुदाय या जिसको हम लोग गांव कहते हैं, इसके परिभाषाओं के बारे में जो समाज वैज्ञानिक हैं वो एक मत नहीं है, अलग अलग मत व्यक्त करते हैं, उनके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि पॉल लैंडिस ने अपनी पुस्तक रूरल लाइफ इन प्रोसेस में गांव शब्द की व्याख्या के लिए 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। यानी पॉल लैंडिस के अनुसार केवल उन्हीं मानव समूहों को गांव कहा जा सकता है जिनमें ये 3 जो विशेषताएं हैं वो विद्यमान होती हैं, पाई जाती हैं। इसमें से पहला है खेती पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भरता, दूसरा है सीमित आकार और तीसरा है प्राथमिक संबंध। यानी पॉल लैंडिस के शब्दों में खेती पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर, सीमित आकार और प्राथमिक संबंधों के आधार पर बने हुए जो मानव समूह हैं उनको हम गांव कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत में गांव की विशेषता के बारे में। सामान्य रूप में भारतीय जो ग्रामीण समाज है या जो गांव की जो विशेषताएं हैं वो संसार के दूसरे अन्य ग्रामीण समुदायों के समान ही हैं, किंतु भारत में एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक संरचना होने के कारण यहाँ ग्रामीण जीवन में कुछ ऐसी विशेषताएं भी विद्यमान होती हैं जो इसे दूसरे समाजों से डिफरेंट करती हैं, अलग करती हैं, भिन्न करती हैं। इन्हें हम लोग भारतीय ग्रामीण समुदाय की मौलिक विशेषताएं भी कह सकते हैं। यानी जैसा मैंने अभी कहा कि सामान्य रूप में जो भारत के जो गांव हैं वैसे ही हैं जैसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में गांव, लेकिन जब आप डीपली थोड़ा और इसका विस्तृत और गहन अध्ययन करेंगे तो आपको यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा, दृष्टिगोचर होगा कि भारतीय समाज में जो गांव हैं उनकी विशेषताएं दुनिया में जो दूसरे गांवों जैसी नहीं हैं। यानी कुछ ऐसी मूलभूत या मौलिक विशेषताएं हैं ग्रामीण भारतीय गांव की जिनके कारण वो दुनिया के दूसरे गांव से, दूसरे ग्रामीण समुदायों से अलग विशेषताएं प्रदर्शित करता है। तो संक्षेप में हम लोग भारतीय गांव की विशेषताओं को कुछ इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, जिसमें भारतीय गांव की कुछ प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। जैसे पहला है सीमित आकार, दूसरा है कृषि मुख्य व्यवसाय, तीसरी जो प्रमुख विशेषता है भारतीय गांव की वो है परिवारात्मकता, चौथा जो लक्षण है, चौथी जो प्रमुख विशेषता है वो है धर्म की प्रधानता, पांचवा है प्राथमिक एवं घनिष्ठ संबंध, छठवीं विशेषता है जाति प्रथा, नंबर 7 पर उल्लेखित किया गया है जजमानी व्यवस्था। इसी क्रम में आगे नंबर 8 पे स्थिर एवं सरल जीवन, और नंबर लास्ट में यहाँ पर आपको इंडिकेट किया गया है अशिक्षा और भाग्यवादिता। तो इस तरह से मोटे तौर पर ये जो 8-9 जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं भारतीय समाज को, भारतीय गांव को दुनिया के अन्य गांवों से अलग करती हैं, पृथक करती हैं।
अगर इनके बारे में, इन विशेषताओं के बारे में थोड़ा बहुत हम आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करें, तो जैसे पहला जो विशेषता जो आपने लिखी है, सीमित आकार, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अन्य समुदायों की तुलना में गांव एक छोटा समुदाय होता है। भारत के यानी जो भारत में जितने भी गांव हैं, उनकी जनसंख्या की दृष्टि से उनका जो आकार है, उनका जो क्षेत्र है, वो काफ़ी सीमित होता है। आपकी जानकारी के लिए कि भारत के कुल 5,80,781 गाँवों में से लगभग 3,90,000 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी जो है वो 3,000 से कम है। तो आपको ये यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि गांव की जो पहली विशेषता है वो है सीमित आकार, यानी इनका जो आकार होता है वो काफ़ी छोटा होता है। इसी विशेषता के आधार पर, यानी गांव की इसी विशेषता के आधार पर रॉबर्ट रेडफील्ड ने गांवों को लघु समुदाय कहा है। यानी गांव को उन्होंने एक लिटिल कम्युनिटी के रूप में एक्सप्लेन किया है, उनको स्पष्ट किया है। रेडफील्ड जो थे, रॉबर्ट रेडफील्ड अमेरिकन समाजशास्त्री थे। उन्होंने उनको, रॉबर्ट रेडफील्ड को हम लोग ग्रामीण समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और उन्होंने सबसे पहले मैक्सिको के टेपोजलान गांव का अध्ययन किया था, और इस गांव के अध्ययन के दौरान ही उन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो इस तरह से यहाँ पर गांव की पहली जो विशेषता है वो स्पष्ट होती है कि गांव या ग्रामीण समुदाय जो है उसका आकार सीमित होता है। दूसरी जो विशेषता मैंने आपको बताई थी कि कृषि मुख्य व्यवसाय, कहने का मतलब ये हुआ कि गांव की 70% से अधिक जनसंख्या कृषि उद्योग पर आधारित कार्यों के द्वारा अपनी आजीविका उपार्जित करती हैं। यानी गांव का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि होता है। यहाँ पर रहने वाले जो 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि या कृषि से जुड़े हुए जो दूसरे उद्योग हैं उनके द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। यानी गांव में कृषि जो है वो मुख्य व्यवसाय होता है। हालांकि औद्योगिकरण के फलस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या की कृषि पर जो निर्भरता है वो धीरे धीरे कम हुई है, किंतु आज भी वर्तमान में भारतीय गांवों में खेती एक प्रमुख व्यवसाय बना हुआ है। तीसरी विशेषता जिसमें हमने आपको बताया था कि ग्रामीण जो समुदाय है उसमें परिवारात्मकता पाई जाती है। कहने का आशय ये हुआ कि गांव में परिवार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था होती है। यहाँ पर परिवारात्मकता का अर्थ ये होता है कि ग्रामीण समुदाय में परिवार एक इकाई ही नहीं बल्कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान और उसकी परिस्थिति के निर्धारण का मुख्य आधार होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि गांव में परिवार का मतलब संयुक्त परिवार से होता है, यानी ग्रामीण समुदाय में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से होता है। इसके बाद जो विशेषता हमने आपको बताई थी कि गांव की कि ग्रामीण समुदाय में धर्म का जो है वो विशेष महत्व होता है। व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सभी कार्य जो हैं वो धर्म पर आधारित होते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियमों और मान्यताओं की अवहेलना नहीं कर सकता है। यानी गांव में या ग्रामीण समुदाय में धर्म का विशेष महत्व होता है, उनकी प्रमुख भूमिका होती है सामाजिक जीवन में। इसके अलावा एक प्रमुख विशेषता मैंने आपको बताई थी कि गांव में जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण यहाँ जो लोग हैं वो एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते पहचानते हैं और उनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। यानी गांव में जो प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, आमने सामने के घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, और एक गांव के सभी व्यक्ति अपने को एक परिवार का सदस्य मान करके अंतःक्रिया करते हैं। कहने का हमारा आशय ये है कि प्राथमिक संबंधों की प्रधानता जो है वो गांव या ग्रामीण समुदाय की एक प्रमुख विशेषता होती है। इसके बाद नंबर 6 पे हमने आपको बताया था कि ग्रामीण समुदाय में जाति प्रथा विद्यमान होती है। भारतीय ग्रामीण समाज में आज भी
सामाजिक संस्तरण का मुख्य आधार जाति प्रथा होती है। जाति के अनुसार ही व्यक्ति का विवाह, सामाजिक संपर्क, खान पान और यहाँ तक कि उसके व्यवसाय से संबंधित नियमों और परंपराओं का निर्धारण होता है। जाति से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर प्रत्येक गांव में हर जाति की एक जाति पंचायत होती है और उस जाति पंचायत के द्वारा उसे दंडित किया जाता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि गांव जो है वो जाति प्रथा की निरंतरता का एक प्रमुख साधन है, या कह लीजिए कि जो जाति प्रथा अभी भी जीवित है, निरंतर प्रचलन में बनी हुई है। तो इसका एक प्रमुख कारण ये है कि ये जो परंपरा है, ये जो व्यवस्था है, वो गांव में आज भी विद्यमान है। इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी क्रम में जो 7वें नंबर पे गांव की जो विशेषता हमने बताई थी कि जजमानी प्रथा। गांव में विभिन्न जातियों के बीच पारस्परिक संबंधों के निर्धारण में जजमानी व्यवस्था का विशेष योगदान होता है। विवाह हुआ या जन्म हुई या मृत्यु या कह लीजिए कि दूसरे अनेक ऐसे जो मांगलिक उत्सव आते हैं, आयोजन होते हैं, ऐसे अवसरों पर विभिन्न जातियां एक दूसरे की सेवा करती हैं, उनकी मदद करती हैं, या कह लीजिए कि उनके काम आती हैं। इसी परंपरा को, इसी व्यवस्था को हम लोग जजमानी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जजमानी प्रथा के अंतर्गत एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है और बदले में सेवा प्राप्त करने वाली जो जाति हैं उसे अन्न, धन, वस्त्र, आभूषण या उपहार आदि प्रदान करती है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जजमानी जो व्यवस्था है, जो जजमानी व्यवस्था प्रथा है, वो सेवा देने और सेवा प्राप्त करने की एक परंपरा है, एक व्यवस्था है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा देने वाली जाति को कमीन तथा सेवा प्राप्त करने वाली जाति को यजमान कहा जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जजमानी व्यवस्था में सेवा देने वाली जाति को क्या कहा जाता है। तो आप यहाँ पर इसको नोट कर लें कि जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत सेवा देने वाली जाति को कमीन और सेवा प्राप्त करने वाली जाति को यजमान कहा जाता है। यहाँ पर परीक्षा की बात है चल रही है, तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से ये आपको जानना जरूरी है, कंपटीशन के दृष्टि से, कि भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन ब्रिटिश विद्वान विलियम वाइजर के द्वारा किया गया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन किया था तथा 1936 में उन्होंने द हिंदू जजमानी सिस्टम नाम से एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। तो जजमानी व्यवस्था की बात उठी थी, तो यहाँ पर हम ये आपके लिए बताना ज़रूरी समझते थे, इसलिए मैंने आपको ये स्क्रीन पे आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई भी पड़ रहा होगा। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव कर लीजिए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आगे हम लोग चर्चा करते हैं गांव के प्रकार के बारे में। सामाजिक संगठन और संबंधों की दृष्टि से सभी गांव एक ही प्रकार के लगते हैं, लेकिन गांव की भौतिक संरचना और उसकी प्रकृति के आधार पर उनमें अंतर देखा जा सकता है। जैसे आपको हम बताना चाहेंगे कि कुछ गांव छोटे होते हैं जबकि कुछ की जनसंख्या अधिक होती है। कुछ गांवों में कृषि द्वारा आजीविका उपार्जित की जाती है, जबकि कुछ गांवों में दस्तकारी व्यवस्था या कुटीर उद्योग धंधों के द्वारा आजीविका उपार्जित की जाती है या कुटीर उद्योग धंधों की प्रधानता होती है। इसी तरह से कुछ ग्रामीण क्षेत्र अधिक निर्धन होते हैं और वहाँ पर जो आवास हैं वो झोपड़ी और कच्चे मकान के रूप में होते हैं। इसके विपरीत आप देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में, यानी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान की भी बहुलता होती है, वो भी दिखाई पड़ते हैं या पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि
मोटे तौर पर तो सामाजिक संगठन और संबंधों की दृष्टि से सभी जो गांव हैं या जो ग्रामीण समुदाय हैं वो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उनकी जो भौतिक संरचना है या उनकी जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है, उनकी उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। तो इसी आधार पर श्यामा चरण दुबे महोदय ने उन्होंने किताब लिखी है इंडियन विलेज। काफ़ी प्रचलित पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती है। इंडियन विलेज नाम से जो पुस्तक है वो श्यामा चरण दुबे जी ने लिखा है। और इस पुस्तक में उन्होंने ग्रामीण समुदाय को आकार, जनसंख्या, भूभाग, प्रजातीय भिन्नता, जातियाँ और भूस्वामित्व आदि के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया है या उसको वर्गीकृत किया है। इसी क्रम में एच जे पीक जिनकी पुस्तक है रूरल कम्युनिटी, तो इस पुस्तक में पीक महोदय ने उद्विकासीय आधार पर सभी गांवों को 3 भागों में विभाजित किया है, या उन्होंने कहा पीक के अनुसार आप कह सकते हैं कि एच जे पीक के अनुसार जो है वो गांव 3 प्रकार के होते हैं: प्रवासी गांव, अर्ध अस्थाई गांव और अस्थाई गांव। प्रवासी गांव का मतलब ये हुआ कि जो गांव हैं वो शुरुआती अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में गांव का स्वरूप अस्थाई नहीं होता है, क्योंकि मानव जो समुदाय है वो घुमंतु जीवन होता है। धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो मनुष्य जो है एक जगह पे अस्थायी रूप से रहना शुरू करता है। तो स्वाभाविक रूप से जो ग्रामीण समुदाय है उसका स्वरूप अर्ध अस्थायी रूप में आता है, गांव के रूप में आता है। और फिर जब धीरे धीरे वो एक ही स्थान पर बस जाता है, खेती करना शुरू करता है, परिवार आदि की स्थापना करता है, तो फिर वो उसका जो स्वरूप है वो प्रवासी ग्राम से अर्ध अस्थायी ग्राम होते हुए अस्थायी ग्राम में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से मेटजन ने एक किताब लिखी है रूरल सोशियोलॉजी। इस पुस्तक में मेटजन महोदय ने स्थानीय दूरी और निकटता के आधार पर सभी गांव को मोटे तौर पर उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। एक को उन्होंने केंद्रित गांव कहा है और दूसरे को उन्होंने बिखरे हुए गांव कहा। यानी मेटजन के हिसाब से गांव 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 केंद्रित गांव और दूसरा है बिखरे हुए गांव। यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट नोट ये है कि इरावती कर्वे ने ऐसे गांवों को यानी बिखरे हुए गांवों को उन्होंने हैमलेट या गुच्छेदार गांव कहा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हैमलेट या गुच्छेदार गांव की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किसने दी है। तो इसको आप नोट कर लिए कि इरावती कर्वे ने ऐसे गांवों को यानी बिखरे हुए गांवों को, यानी जहाँ पे गांव में जो रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर थोड़े थोड़े लोग फैले हुए होते हैं, तो ऐसे गांवों को उन्होंने हैमलेट या गुच्छेदार गांव के रूप में परिभाषित किया है या संबोधित किया है। इसी तरह से वेडन पावेल महोदय ने, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विचारक हैं, इनका नाम ग्रामीण समाजशास्त्र में विशेष महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है, इनका नाम काफ़ी प्रचलित है, आप जानते होंगे इनको। वेडन पावेल ने भूमि व्यवस्था के आधार पर सभी गांवों को 2 वर्गों में विभक्त किया है। पहला है रैयतवाड़ी गांव और दूसरा है संयुक्त गांव। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि रैयतवाड़ी गांव और संयुक्त गांव के रूप में गांव का जो वर्गीकरण है वो किसने किया है। तो आप इसको जानते रहें कि ये जो वर्गीकरण है वो वेडन पावेल महोदय ने किया है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय गांव लघु समुदाय हैं? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ये बताया था, जब हम आपको बता रहे थे कि जो ग्रामीण समाजशास्त्र के जो जनक हैं वो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं, जिन्होंने सबसे पहले मैक्सिको के टेपोजलान गांव का अध्ययन किया था और उन्होंने उस अध्ययन के दौरान लघु समुदाय की अवधारणा का प्रयोग किया था और उन्होंने कहा था कि गांव जो है वो एक लघु समुदाय का स्वरूप है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय गांव भी लघु समुदाय हैं अथवा नहीं है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेडफील्ड ने तो गाँव को लघु समुदाय माना है या कहा है, लेकिन उसके बाद जो भारतीय गाँवों के ऊपर जो अध्ययन हुए हैं, जिनमें से बृजराज चौहान के द्वारा राजस्थान के राणावतों की सादड़ी गांव का अध्ययन किया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय गांव जो हैं वो एक लघु समुदाय का स्वरूप नहीं है। यानी ये जो बृजराज चौहान की जो कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार जो है उन्होंने भारतीय गांव को लघु समुदाय का स्वरूप नहीं माना है। इसी तरह से मैकियम मैरिट द्वारा किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया गया, डीएन मजूमदार द्वारा मोहाना गांव का अध्ययन किया गया और एससी दुबे द्वारा समीरपेट का गांव का अध्ययन करके ये प्रमाणित करने का प्रयास किया गया, ये बताने का प्रयास किया गया कि भारतीय गांव जो हैं वो लघु समुदाय नहीं है। यानी रॉबर्ट रेडफील्ड की कॉन्सेप्ट के विपरीत जो है उन्होंने ये कहा कि भारतीय जो गांव हैं वो लघु समुदाय नहीं है। तो आज का जो लेक्चर है बस यहीं तक है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप गांव या ग्रामीण समुदाय की कॉन्सेप्ट के बारे में परिचित हुए होंगे, इसको ठीक प्रकार से आप समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई है या कोई आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं। अंत में हम आपसे फिर कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और हमको आपके ये जो कमेंट्स हैं, जो लाइक्स हैं, इनसे आपको सीख मिलती है, हमको प्रेरणा मिलती है और फिर हम आपके लिए नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ नए वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर से उपलब्ध होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।